आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। किसी भी तरह का चेंज मुश्किल होता है। आपने कितनी बार अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, पूरे डेडिकेशन के साथ शुरुआत की है और फिर कुछ ही दिनों के बाद हार मान ली है। आप चेंज इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। इस समरी में आप सीखेंगे कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेकर कैसे आप जो भी चाहते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। आप ये समझेंगे कि चेंज खुद आपके अंदर से आता है। कुछ आदतों को बदलना आपको ज़्यादा बेहतर फ्यूचर बनाने में और सक्सेसफुल होने में मदद करेगा। आप शायद इस बात पर ध्यान नहीं देते होंगे कि कैसे कुछ पुरानी आदतें आपके प्रोग्रेस पर बुरा असर डाल रही हैं। अपनी कमज़ोरी को हराने के लिए आपको कुछ अरोनियस जोन्स को पहचानने की ज़रूरत है। आप खुद से ज़्यादा प्यार करना, लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर बाहर निकलना, अफसोस और चिंता को खत्म करना, काम को टालना बंद करना और इंडिपेंडेंट बनना भी सीखेंगे। हर चैप्टर आपको प्रोडक्टिव हैबिट्स को आसानी से अपनाने के टिप्स सिखाएगा। हाँ, इसके लिए मेहनत और कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, पर रिजल्ट भी उस मेहनत के लायक होगा। टेकिंग चार्ज ऑफ योरसेल्फ। मौत हमेशा हमारे सर पर मंडराती रहती है। जिंदगी छोटी है और मौत हमेशा हमारे करीब आती रहती है। जब आप जिंदगी को इस नज़रिए से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। क्या आपको अपनी ज़िंदगी डिनायल मोड यानी चीज़ों को नकारते हुए जीते रहना चाहिए? क्या आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको पसंद है, या फिर आपको वही करते रहना चाहिए जो दूसरे आपसे चाहते हैं? क्या आप जो चाहते हैं वो सभी चीज़ें खरीदना ज़रूरी है? क्या खुश रहने को टालकर मेहनत करते रहने के लिए जीना समझदारी है? खुद से ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछने पर आपको यही जवाब मिलेगा कि आपको चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना और एंजॉय करना शुरू कर देना चाहिए। आप खुद को डराने या अपने नज़रिए को बदलने के लिए अपनी मौत के ख्याल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौत की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप ये सोचकर कुछ चूज़ करते हैं कि शायद आप कल मर जाएंगे, तो आपके डिसीजंस बदल जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने लगेंगे और दूसरे क्या सोचते हैं इस बारे में भूल जाएंगे। कुछ लोग इंटेलिजेंस को प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी से जोड़ देते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई इंसान स्मार्ट होगा तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लेगा और इसलिए वो एक खुशहाल जिंदगी जी पाएगा। लेकिन खुशियों का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने से कोई लेना देना नहीं है। खुश रहना एक चॉइस है। एक इंटेलिजेंट इंसान का कभी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि वो खुद को कंट्रोल कर लेगा। अगर उसे किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं भी मिलता है, तब भी वो खुश रहना चुनता है। वो स्मार्ट इसलिए होता है क्योंकि वो मुश्किलों के बावजूद भी डटकर खड़ा रह सकता है और खुश रह सकता है। हमें सिखाया जाता है कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें उदास रहना चाहिए और खुशियों का हमारे दरवाजे पर आने का इंतज़ार करना चाहिए। ये सोच गलत है क्योंकि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। हर इवेंट के लिए हमारा हर रिएक्शन हमारी खुद की चॉइस होती है। एक बार जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपने इमोशंस को मैनेज करने की शुरुआत इस बात को जानने से होती है कि आपको मुसीबत के समय खुद से क्या बोलना चाहिए। जैसे आप खुद को डांस और एक्सरसाइज जैसी फिजिकल एक्टिविटीज सिखाते हैं, वैसे ही आप खुद को ये सिखा सकते हैं कि आप कब क्या फील करना चाहते हैं। आप अपनी खुशी, गुस्से और दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद से हराना बंद करके अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और ये मुश्किल भी होता है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। मान लीजिए कि जब आप खुश नहीं हैं, तब आपको कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लिफ्ट में जाना पसंद नहीं है, तो आपको कई दिनों तक लिफ्ट में खड़ा रहना पड़ रहा है, या फिर आप जब तक दोबारा खुश नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको कुछ ऐसा खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको ऐसी चीज़ें करने की सज़ा मिले जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आपको दोबारा खुश होने में कितना वक्त लगेगा? बेशक आप तुरंत खुश हो जाएंगे क्योंकि आप उस बुरे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहेंगे। अगर खुश होने से आपको उस लिफ्ट से बाहर निकलने को मिलेगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप तुरंत खुश हो जाएंगे। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप उदासी को खुशी में बदल सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप बदल सकते हैं। दिक्कत ये है कि आप उदास रहने के बजाय खुश रहना चाहते भी हैं या नहीं।
हमें सिखाया जाता है कि हमें फ्यूचर में खुशियों को पाने का गोल रखना चाहिए। हम मानते हैं कि हम अगर कोई स्पेसिफिक गोल को हासिल कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। इसलिए हम प्रेजेंट में खुलकर जीना ही छोड़ देते हैं और अभी जो हमारे पास है उसे एंजॉय करना भूल जाते हैं। ये माइंडसेट गलत है। आपको प्रेजेंट में रहना चुनना चाहिए और जो भी आपके पास अभी है उसे एंजॉय करना चाहिए। खुश रहने के लिए फ्यूचर के गोल्स पूरे होने का इंतजार ना करें। आप जहां भी हैं वहां खुश रह सकते हैं। तो पहला एरोनियस जोन जो आपको बदलना है वो है गैर जिम्मेदारी। आपको अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप कब मर सकते हैं। इसलिए खुश रहे और हर पल को खुलकर जिएं। फर्स्ट लव। अगला अरोनियस जोन जिस पर हमें काम करना है वो है सेल्फ लव। जब हम बच्चे थे तो हमें खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करना सिखाया गया था। एक माँ हमेशा अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खिलौने शेयर करने के लिए कहती है, पर क्योंकि बच्चे ज़िद्दी होते हैं इसलिए वो बड़ों की कही हुई बात को अनसुना कर देते हैं और खुद को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। हालांकि जो बातें उन्हें सिखाई जाती हैं वो उनके बड़े होने के बाद उनमें दिखती हैं। बच्चे अपने बिलीव्स पर डाउट करने लगते हैं, दूसरों को प्यार करना सीखते हैं और खुद के बारे में भूल जाते हैं। वो ये भी सीखते हैं कि उन्हें खुद पर और अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सोसाइटी की बात ही हमेशा फॉलो करना चाहिए। प्यार का मतलब है एक इंसान को वो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना, फिर भले ही वो आपसे अलग हो या उनका ओपिनियन आपसे मैच न करता हो। दिक्कत यह है कि लोग इस बात को दूसरों पर अप्लाई करते हैं पर खुद पर अप्लाई करना भूल जाते हैं। वो खुद से प्यार करना और अपनी अहमियत समझने की ज़रूरत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप खुद को प्यार के लायक नहीं समझेंगे तो आप दूसरों से प्यार कैसे कर पाएंगे? जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वो दूसरों से भी प्यार नहीं कर पाएंगे या दूसरों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। प्यार का इक्वेशन जिसमें इमोशंस का लेन देन होता है, उसकी शुरुआत खुद को प्यार करने से होती है। नोआ एक पिता के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो अपने बच्चों और बीवी से बहुत प्यार करते हैं। वो उनके लिए महंगे गिफ्ट्स लाते हैं और अपनी फैमिली को हॉलिडे पर भी ले जाते हैं। हालांकि नोआ ने कभी अपने बच्चों या बीवी को आई लव यू नहीं बोला है। भले ही वो मन से ऐसा महसूस करते थे, फिर भी वो कभी आई लव यू नहीं कहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके बच्चे और बीवी इसका क्या जवाब देंगे। अगर वो वापस आई लव यू नहीं बोलते तो नोआ की सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचती, और अगर वो आई लव यू कहते तो वो खुद से सवाल करने लगते कि वो उनके प्यार के लायक हैं या नहीं। नोआ अगर खुद से प्यार करते तो वो ये समझ जाते कि वो प्यार पाने के लायक हैं। अगर उनके बच्चे और बीवी वापस आई लव यू नहीं भी बोलते, तभी वो इन शब्दों को अपने सेल्फ एस्टीम से नहीं जोड़ते। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्होंने उस इक्वेशन में अपना पार्ट पूरा कर दिया होता। तो उनका जवाब उन पर डिपेंड करता और इससे नोआ की सेल्फ वर्थ पता चलने की बात नहीं होती। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता कि वो कौन है, क्योंकि उन्हें उनका बिहेवियर पसंद नहीं होता। आप हमेशा अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद के बारे में नेगेटिव सोचना चाहिए। गलती सबसे होती है, गलतियों को सुधारने से ही हम आगे बढ़ते हैं। खुद से नफरत करना गलती करने से भी बड़ी गलती है। सेल्फ लव खुद को एक्सेप्ट करने से शुरू होता है। खुद से पूछें कि आपको खुद के बारे में क्या पसंद नहीं है, और फिर जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसके बारे में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि शायद आपको अपनी बॉडी में कुछ पसंद ना हो। इस केस में डिसाइड करें कि आप तब तक बॉडी के सिर्फ उस पार्ट पर काम करेंगे जब तक आप रिजल्ट से खुश नहीं हो जाते। एक बार जब आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को इम्प्रूव कर लें तो फिर अगली चीज़ की तरफ बढ़िए। इस तरह आप सीखते हैं कि खुद से प्यार कैसे करना चाहिए और फ्यूचर में कैसे दूसरों को और भी ज़्यादा प्यार देने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। आप शायद इसलिए सेल्फ लव को इम्प्रूव नहीं करना चाहते क्योंकि आपको बहाने बनाना, दया, दूसरों से मिलने वाली अटेंशन और अपनी ज़िंदगी को बदलने की जिम्मेदारी की कमी पसंद है। याद रखें कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप खुलकर नहीं जी रहे हैं। सेल्फ लव के बिना ज़िंदगी जीने से बेहतर मरना है। सेल्फ लव को मास्टर करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला, अपने माइंड से शुरुआत करें। ज़्यादा पॉजिटिव हैबिट्स बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको खुद से क्या बातें करनी चाहिए। जब आप कुछ ऐसा कहते हैं कि मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, तब खुद से कहिए कि आपको इस नेगेटिव माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। जब भी आप खुद को नेगेटिव बातें करते हुए पाएं, तब आपको उसे पॉजिटिव बातों में बदलना होगा। आप एक टफ दिन के बाद खुद को ब्रेक भी दे सकते हैं।
टेस्टी खाना एंजॉय कर सकते हैं, अपने करीबी लोगों के साथ समय बिता सकते हैं, या फिर अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए अपने बॉडी पर काम कर सकते हैं। आपको खुद को दूसरों से कंपेयर करना भी छोड़ना होगा। एक चीज़ पर ध्यान देने से शुरुआत करें, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लान बनाएं, और फिर जब आप उस गोल को पूरा कर लें तो किसी और चीज़ की तरफ बढ़िए। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द पास्ट में आप खुद को कैसे डिफाइन करते हैं? हम सभी के पास लेबल्स की लिस्ट होती है जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बात होती है कि हम कौन हैं। ये लेबल्स हमें हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करते हैं। इनमें पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन भी होता है, जैसे कि काइंड होना, खुश होना और वफादार होना। हम नेगेटिव डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आलसी होना, स्टूपिड होना और शर्मीला होना। ये नेगेटिव एरियाज ही वो चीज़ें होती हैं जिन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। लेबल्स का इस्तेमाल करना किसी काम का नहीं है। जब कोई इंसान खुद को लेकर किसी पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उस लेबल से बंध जाता है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ, यही मेरा नेचर है। अगर आप इन नेगेटिव डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप अपने पास्ट से बंधे हुए हैं। ये चेंज और ग्रोथ लाने को रोकने के बहाने हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता है, पर आप उस परेशानी के साथ ही जीते रहते हैं। लेबल दो सोर्सेज से आते हैं। हम या तो इन्हें चुनते हैं या फिर दूसरे लोगों से सीखते हैं। पहला, हम खुद को लेबल इसलिए देते हैं क्योंकि हम किसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हैरोल्ड वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। वो कॉलेज जाना चाहता था, पर वो यंग स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करने से डरता था। फिर हैरोल्ड ने एक एडमिशन ऑफिशियल से बात की। उसने एक लोकल कम्युनिटी कॉलेज में जाने के लिए एक इंटरव्यू भी प्लान किया था, पर हैरोल्ड उसे ये कहकर टालता रहा, जैसे पढ़ाई करने के लिए अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, या मुझे अब डिग्री लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये सच नहीं था। हैरोल्ड बस उस डरावनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सेल्फ लेबल का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं कुछ लेबल हमें बचपन से ही दूसरों से मिले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, होप सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। उसे पेंटिंग और कलरिंग बुक से खेलना बहुत पसंद था। आर्ट क्लास में होप के टीचर हमेशा उसे कहते रहते थे कि वो उसमें अच्छी नहीं है। हर सेशन के बाद होप के दिमाग में एक लेबल बनना शुरू हो गया। वो मानने लगी कि वो आर्ट में बहुत खराब है। इसका नतीजा ये हुआ कि होप जिंदगी भर पेंटिंग करने से बचती रही। जब उसे पूछा जाता कि उसे ड्राइंग करना क्यों पसंद नहीं है, तो वो कहती कि मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। होप ने अपने टीचर के दिए हुए लेबल को सच मान लिया था और उसे चैलेंज नहीं किया था। लेबल्स को एक्सेप्ट करने का मतलब है हार मान लेना। लेबल्स हमारी कमजोरियों को दिखाते हैं। जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम मुश्किल में हैं और किसी बुरी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो हम पुराने लेबल का इस्तेमाल करते हैं। हम जितना ज़्यादा इन लेबल्स को इस्तेमाल करते हैं, हम उतना ही ज़्यादा इनमें फंसते जाते हैं। अपने आप को पास्ट से आज़ाद करने के लिए आपको मैं ऐसा हूँ को मैं ऐसा था से बदलना होगा। आपको अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी चाहिए। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपने तय किया है कि आप अपने लिमिटिंग लेबल्स को हटाना चाहते हैं, और उनसे बोल सकते हैं कि जब भी आप उन लेबल्स का इस्तेमाल करें तो वो आपको आपके डिसीजन के बारे में याद दिलाएं। आपको चेंज होने का प्लान भी बनाना चाहिए। अगर आप खुद को शर्मीले होने का लेबल देते हैं तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालिए जहां आप किसी ऐसे इंसान के आसपास हों जिसके साथ आपको नर्वस महसूस होता है। जर्नल रखने से भी आपको इसमें मदद मिलेगी। इसमें आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में लिख पाएंगे, अपनी रुकावटों को समझ पाएंगे और अपने प्लान को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप किसी एक लेबल के साथ लड़ने के लिए कोई एक दिन चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मंडे को आप अपने भूलने या भुलक्कड़पन को छोड़ने पर ध्यान दे सकते हैं। ये आपको दिखाएगा कि उस लेबल के बिना आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। इसका दूसरा सल्यूशन है दोपहर का वक्त बिताना उस काम को करते हुए जो आप नहीं कर सकते हैं। याद रखें कि आपको हमेशा इम्प्रूव करते रहना है। अगर आपका पास्ट आपको बांध कर रखेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने लिमिटिंग लेबल्स को ख़त्म करें और अपने पूरे पोटेंशियल को खुला छोड़कर बाहर आने। द यूजलेस इमोशंस, गिल्ट और वरी। पिछले चैप्टर में हमने खुद को लिमिट करने वाले बिलीफ्स के बारे में जाना। इस चैप्टर में जिन दो अरोनियस जोन्स की हम बात करेंगे वो है गिल्ट और चिंता। कुछ लोगों का मानना है कि पास्ट को लेकर गिल्ट महसूस करना और फ्यूचर की चिंता करना ज़रूरी है। ये इंसान होने का एक हिस्सा है। लेकिन सच तो यह है कि गिल्ट और चिंता सबसे बेकार के फीलिंग्स होते हैं जिन पर आप एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। गिल्ट का इमोशन अफसोस करने से थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब होता है पास्ट के फेलियर और गलतियों पर ध्यान देना और उनके बारे में बुरा महसूस करना। चिंता का मतलब होता है लगातार अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहना। जो लोग उन चीज़ों की चिंता करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमेशा नेगेटिव स्टेट में फंसे रह जाते हैं। गिल्ट और चिंता दोनों बस चीज़ों को अवॉइड करने का तरीका है। हम उन्हें एक बार ट्राई करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि ये हमें हमारे प्रेजेंट का सामना करने से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। किसी प्रॉब्लम को ठीक करने और एक्शन लेने की बजाय हम गिल्टी महसूस करते हैं और चिंता करते हैं। एक्शन लेना मुश्किल होता है, वहीं फीलिंग्स बड़ी आसानी से हमें महसूस हो जाते हैं।
कुछ लोग एक तरह से गिल्ट मशीन की तरह होते हैं, यानी उन्हें अपने आसपास से थोड़ा सा इशारा मिलते ही वो बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड कर देते हैं। जब भी उन्हें अपने पास्ट में हुई कोई चीज़ याद आती है तो वो नेगेटिविटी में डूब जाते हैं। क्या गिल्टी महसूस करने से पास्ट बदल जाएगा? नहीं। फिर गिल्टी महसूस क्यों करना? जब हम बच्चे थे तब हमने ऐसी बातें सुनी थी कि अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करेगी, तुमने जो किया उस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, या अगर तुम ऐसा करोगे तो सब तुम्हें गंदा बच्चा कहेंगे। बड़े होने के बाद भी ये बातें हमें हर्ट करती हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखने के बजाय गिल्टी महसूस करना सिखाया जाता है। खुद पर थोपा गया गिल्ट महसूस करना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब किसी का कोई बिलीफ या मोरल टूट जाता है तो वो इंसान फेलियर जैसा महसूस करता है। वो अपनी गलतियों को बार बार याद करता रहता है और खुद को प्रेजेंट से अलग कर लेता है। भले ही गिल्टी महसूस करने से पास्ट नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी ये नेचुरल सा लगता है। वो इंसान सोचता है कि वो जब तक कर सकता है तब तक उसे गिल्टी महसूस करना चाहिए। गिल्टी महसूस करने के कई कारण हैं। पहला ये कि ऐसा करके हम प्रेजेंट में किसी भी प्रैक्टिकल काम को अवॉइड कर देते हैं। जब आप गिल्टी महसूस करते हैं तो आप प्रोडक्टिव होना बंद कर देते हैं और अपने पास्ट के बारे में बुरा महसूस करते हैं। आगे न बढ़ना इस बात की भी गारंटी है कि आप कुछ भी अचीव करने की कोशिश में फेल नहीं होंगे, इसलिए गिल्ट आपको सेफ रखता है। दूसरा, कुछ लोगों का मानना है कि गिल्ट हमारे पापों को धो देता है। जितने ज्यादा समय तक हम गिल्टी महसूस करेंगे, हमारे माफ किए जाने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अपनी गलती के लिए माफी मांगने या उसे सुधारने के बजाय हम मानते हैं कि गिल्ट धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तीसरा, गिल्टी होना हमारे एक्शन की जिम्मेदारी को दूसरों पर ट्रांसफर कर देता है। हम उन्हें अपने आप को मैनिपुलेट करने की इजाज़त देकर उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर दे देते हैं। गिल्ट हमें दूसरों से दया पाने में भी मदद करता है, इसलिए जब तक कोई हमारे दर्द को लेकर हमदर्दी दिखाता है तब तक हम अच्छा महसूस करते हैं। ये अटेंशन पाने का बहुत अच्छा तरीका है। गिल्ट से बाहर निकलने के लिए आपको ये मानना होगा कि ये बिल्कुल बेकार इमोशन है। जो भी हुआ वो गिल्ट, अफसोस या उदासी महसूस करने से कभी नहीं बदलेगा। आपको खुद से एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहिए कि पास्ट को लेकर गिल्टी महसूस करके मैं अभी क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीटर अपनी वाइफ को धोखा देने के लिए गिल्टी महसूस कर रहा था। उसने इस बुक के ऑथर वेन डायर से बात की थी कि उसे किसी और के साथ अफेयर करने के बारे में कितना बुरा महसूस होता है। अपने गिल्ट के बावजूद भी पीटर हर हफ्ते उस दूसरी औरत से मिलता था। उसके गिल्ट ने उसे उस अफेयर को बंद करने से रोक रखा था और उसे उस रिश्ते को एंजॉय करने से भी रोक रखा था। पीटर ना तो अपनी वाइफ के साथ खुश था और ना ही उस दूसरी औरत से। उसे खुद के साथ ईमानदार होने की ज़रूरत थी। पीटर को ये समझने की ज़रूरत थी कि उसका गिल्ट उसे डिसीजन लेने से रोक रहा था। उसे इन दो बातों में से किसी एक को चुनने की ज़रूरत थी कि क्या वो अपने खराब कैरेक्टर के कारण अलग अलग लोगों के साथ अफेयर करना चाहता था या उस अफेयर को ख़त्म करके अपनी फैमिली पर फोकस करना चाहता था। अपने गिल्ट को छोड़ने के लिए आपको एक जर्नल रखना चाहिए। जब भी आप गिल्टी महसूस करें तो उसमें लिखिए। अपने ट्रिगर और उसके रिजल्ट को समझिए। खुद से पूछिए कि इस गिल्ट से आप क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता भी गिल्ट के जितना ही नुकसानदायक है। इसमें आप पास्ट के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय फ्यूचर की चिंता करते हैं। चिंता करना फिजूल है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ के बारे में चिंता करेंगे तो क्या उससे वो बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में चिंता करते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, जंग और बीमारियां। ये सभी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और हम इनके बारे में कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो अपना जॉब खो देने की चिंता करता था, वो अपनी फैमिली की भी चिंता करता था। इस वजह से वो अक्सर बीमार पड़ जाता था और हमेशा परेशान रहता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जो ने सच में अपना जॉब खो दिया, लेकिन 3 दिन बाद ही उसे ज्यादा सैलरी देने वाली जॉब मिल भी गई। तब जो ने जाना कि फ्यूचर की चिंता करने से रिजल्ट नहीं बदलते हैं। इस घटना के बाद उसने अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया और प्रेजेंट में खुलकर जीने लगा। हम प्रेजेंट की चिंता करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि चिंता करने से हम दूसरों की परवाह कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गिल्ट की तरह ही चिंता भी दूसरी प्रॉब्लम्स को छिपाने का तरीका है। जब आप परेशान होते हैं तो खाना आपको वेट के बढ़ जाने का एक बहाना देता है। चिंता करना छोड़ने के लिए प्रेजेंट में खुलकर जीना शुरू कीजिए। अगर आप खुद को चिंता करते हुए देखें तो एक लिस्ट बनाएं कि आप किन चीज़ों की वजह से परेशान हैं। 1 हफ्ते बाद उसे फिर से चेक करें, ये देखने के लिए कि क्या चिंता करने से आपकी सिचुएशन में कुछ बदलाव आया।
इससे आपको समझ आएगा कि चिंता करना बेकार होता है। इसके बजाय आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। इसका जवाब होगा ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर गिल्ट और चिंता से सच्चाई नहीं बदलती है तो उन पर अपना समय और एनर्जी क्यों बर्बाद करना। अपनी जिंदगी के हर सेकंड को खुलकर जिएं और एंजॉय करें। बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए अपने पास्ट से सीखें और प्रेजेंट पर फोकस करें। टालम-टोल करने की आदत इंसान के फितरत में होती है। हमें काम को बाद में करने के लिए टालना पसंद होता है, पर हम इसकी वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपने गोल्स को पूरा करना है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। हम अलग-अलग बहानों के पीछे छुपे रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत एक यूनिवर्सल एरोनियस जोन है। यह आदत वैसे तो नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर यह आपको ऐसा भ्रम वाला फ्यूचर सोचने में मदद करती है जिसमें चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती हैं। हम इसमें उम्मीद करते रहते हैं और अपने एक्शन ना लेने के कारण को छुपाने के लिए शायद का इस्तेमाल करते हैं। हकीकत तो यह है कि कुछ चीज़ें आज पूरी हो जाती हैं और कुछ नहीं। इसलिए हमें इस रियलिटी से बचना बंद करना होगा और टालम-टोल की इस आदत से छुटकारा पाना होगा। हम स्ट्रांग हैं और चीज़ों को टाले बिना कुछ भी अचीव कर सकते हैं। टालम-टोल करने से हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचता है क्योंकि पूरे दिन में कुछ भी ना कर पाने के कारण हम गिल्टी फील करते हैं। कभी-कभी हम उन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में भी टालम-टोल करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल उस औरत के साथ रहते हुए बिता दिए जिससे वो प्यार नहीं करता था। वो अपनी शादी से बहुत दुखी था, पर वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मार्क 30 साल तक इंतज़ार करता रहा कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मार्क इस बात को मानता है कि उसका अपनी वाइफ के साथ 10 साल से भी ज़्यादा समय से कोई इंटीमेट यानी करीबी रिश्ता नहीं था। वो अलग अलग ज़िंदगी जी रहे थे और अच्छे दिनों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। इस एग्जाम्पल से साफ जाहिर होता है कि मार्क में टालम-टोल करने की आदत थी। मार्क बस चीज़ों को टालता रहा और खुद ब खुद सब ठीक हो जाने की उम्मीद करता रहा। उसे सच्चाई को समझना चाहिए था कि किसी चीज़ को टालने से वो काम कभी पूरा नहीं होगा। चीज़ें तभी ठीक होती हैं जब हम अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए सही एक्शन लेते हैं। टालम-टोल की आदत को हराना आसान है क्योंकि इसके लिए आपके एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस ये समझना होगा कि बोलना और करना दो अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैम एक ऐसा लड़का था जो पूरी ज़िंदगी भ्रम में जीता रहा। जब भी वो दोस्तों के साथ होता था तब वो इस बारे में बात करता कि उसे कितना सारा काम करना है। लोग उसके काम के बोझ को इमेजिन करके ही थक जाते थे। बेशक सैम एक क्रिएटिव इंसान था जिसके पास बहुत से आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स थे जो वो करना चाहता था, लेकिन असल में सैम कुछ नहीं करता था। वो हर रात ये सपने देखते देखते सो जाता था कि कैसे वो कल सुबह से मेहनत करेगा। जब कल आता था तब उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। सैम जो कहता था और वो जो करता था, उन दोनों में बहुत फ़र्क था। सच्चाई से भागने के अलावा टालम-टोल करना हमें हमारे कंफर्ट जोन में रहने में मदद करता है। कुछ भी ना करने का मतलब है कि हम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हैं। ऐसा करके हम फेल होने की पॉसिबिलिटी को तो ख़त्म कर देते हैं, पर हम कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। ये हमें दूसरों को ब्लेम करने की वजह देता है और प्रोग्रेस ना करने के कई बहाने ढूंढने में मदद करता है। जिन लोगों को टालने की आदत है उनका मानना है कि वो आखिरी समय में अपना काम पूरा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें खराब काम करके देना सही लगता है क्योंकि उनके पास काम ठीक से करने का पूरा समय नहीं होता। दूसरों का मानना है कि काम को टालने से ये उनके बजाय किसी और को इसे पूरा करने के लिए मजबूर करेगा, इसलिए वो दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए टालम-टोल की आदत का इस्तेमाल करते हैं। इस आदत को रोकने के लिए आपको एक बार में 5 मिनट तक खुलकर जीना होगा। हमेशा प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। जब आपके पास कोई पेंडिंग काम हो तो ये ना सोचें कि उसके लिए आपको कितने घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। बस शुरुआत के 5 मिनट या 15 मिनट के बारे में सोचें। आमतौर पर मेहनत करने के डर से बाहर निकलने के लिए मात्र 5 मिनट ही लगते हैं। आप खुद से ये भी पूछ सकते हैं कि इस काम को करने से आप सबसे बुरा क्या महसूस कर सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज़ को टालने की कोई वजह नहीं होती। जब तक वो काम आपकी टू डू लिस्ट में है तब तक वो काम करने के लायक है। इस आदत से बाहर निकलने का दूसरा तरीका है खुद से ये पूछना कि अगर मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने होते तो मैं क्या कर रहा होता। इस सवाल का जवाब आपको कल के लिए उम्मीद करने के बजाय आज काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। डिक्लेयर योर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ादी। अगर आपको किसी रिश्ते में किसी तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर किया जाता है तो आप गुलाम हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ पेरेंट्स का मानना होता है कि उनका उनके बच्चों पर पूरा अधिकार है। वो अपने बच्चों को उनसे जुड़े रहने के लिए मजबूर करते हैं और उन्हें छोड़ते नहीं हैं। लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुद पर डिपेंडेंट रहना सिखाना चाहिए, ना कि उनके सहारे रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों से प्यार नहीं करना चाहिए या उनकी कद्र नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें दूसरों को कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है और दूसरों की इच्छाएं पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है।
अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपकी आज़ादी को छीन लिया गया है या आपको किसी को खुश करने के लिए कुछ चीज़ें करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपको उपाय करना होगा। दूसरों पर डिपेंडेंट रहना छोड़ने के लिए हमें घर से शुरुआत करनी होगी। एक डिज्नी मूवी है बेयर कंट्री, जो बहुत अच्छे से दिखाती है कि बच्चों को खुद पर डिपेंडेंट रहना कैसे सिखाना चाहिए। इसमें मदर बेयर अपने बच्चों को सिखाती है कि शिकार कैसे करना है, पेड़ पर कैसे चढ़ना है और खुद को कैसे बचाना है। एक बार जब उसका काम हो जाता है, तब मदर बेयर अपने बच्चों को पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर करती है और फिर वहां से चली जाती है। मदर बेयर एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाती नहीं है, वो बस मुड़ती है और एक इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने के लिए वहां से चली जाती है। जानवर भी इस बात को समझते हैं कि एक माँ का काम होता है अपने बच्चे को जिंदा रहने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सिखाना, ना कि अपने बच्चों पर बस हक जताना, उन्हें हर हफ्ते मिलने आने के लिए मजबूर करना। ह्यूमन पेरेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। वो अपने बच्चों को वो हर चीज़ सिखाते हैं जो उन्हें सीखनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद इंसान अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाता है। वो उनके सहारे जीने लगता है। एक इंडिपेंडेंट बच्चा बनाने के बजाय इंसान अपने बच्चे को ऐसा बना देता है कि वो उन्हें छोड़ नहीं पाता है। चेंज की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। बेशक आप उन्हें कॉन्फिडेंट और संतुष्ट बनाना चाहते होंगे। आप एक हैप्पी और स्ट्रॉन्ग पेरेंट बनकर ही एक हैप्पी और स्ट्रॉन्ग बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। बच्चे आपसे ही सीखते हैं। वो रोल मॉडल बनिए जिन्हें आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फॉलो करे। अगर आप कमज़ोरी और कम सेल्फ एस्टीम दिखाएंगे तो आपका बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को खुद से आगे रखते हैं तो आप उन्हें खुद से आगे रखना सिखाते हैं। एक पेरेंट के रूप में आपकी अपनी इंडिपेंडेंट और अलग लाइफ होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट फैमिली भी साथ रहती है क्योंकि वो अपने मन से एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि उन्हें उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए मजबूर किया जाता है। वो एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं और उनका ये मानना नहीं होता है कि उन्हें हर चीज़ शेयर करने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ में पेरेंट्स खुश और संतुष्ट रहते हैं। उनके अपने शौक और अपनी हॉबीज़ होती हैं। उनका मानना होता है कि वो घर में एक हेल्दी माहौल तभी बना सकते हैं जब वो पहले खुद का अच्छे से ख्याल रखेंगे। डिपेंडेंट फैमिलीज़ में माँ एक गुलाम की तरह काम करती है। उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। वो हमेशा सबके लिए मौजूद रहती है और सबकी ज़रूरतें पूरी करती है। उसके बच्चे उसके जीने की इकलौती वजह बन जाते हैं। कभी-कभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने की ये आदत पेरेंट और बच्चे के बीच नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच भी देखी गई है। पिछले चैप्टर में हमने प्यार को ऐसे डिफाइन किया था कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे बिना किसी सवाल या उम्मीद के जैसा भी वो है वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। प्यार का मतलब इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी है, लेकिन ज़्यादातर रिश्ते इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। जॉन को एंजेला का प्यारा और केयरिंग नेचर पसंद था। आखिर वो अपने बच्चों के लिए एक माँ की तलाश में था। जब उनकी शादी हुई तब जॉन 23 साल का था और एंजेला 20 साल की। उनके बीच उम्र के फासले से पता चलता है कि पति लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे ही चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। अपने आप ही एंजेला इस रिश्ते में उस पार्टनर की तरह बन गई जो सिर्फ दूसरों की बात मानती थी। वो जैसे अपने पति के दुख दर्द, सक्सेस, रिश्ते और नुकसान सबको अपना मानकर जी रही थी। वो अपनी खुद की ज़िंदगी जीना ही भूल गई थी। वो बस घर की, अपने बच्चों की और अपने पति की परवाह करती रही। यूं ही समय बीतता गया और एंजेला जिम्मेदारी उठाते उठाते थकने लगी। वो अपने पति से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की उम्मीद करने लगी। अब उसे अटेंशन चाहिए था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे वो औरों को दिखाई ही नहीं देती हो। एंजेला जॉन से इस बारे में बात करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। उसके पास एंजेला के लिए समय नहीं था, क्योंकि उसे प्रमोशन मिलने वाला था। जॉन उसे नई हॉबीज़ ढूंढने और नए फ्रेंड्स बनाने के लिए कहता है। अब वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है। उसका एक आदमी से अफेयर हो जाता है। फिर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होने लगती है और घर में कम समय बिताने लगती है। उसके बाद बच्चों को अपना ज़्यादातर समय बेबी सिटर्स के साथ बिताना पड़ता था। उनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। अब जॉन एंजेला से खुश नहीं था। उसने उसे तलाक देने की धमकी दी। जॉन ने उसे चॉइस दी कि वो या तो वापस अपने पहले वाले रोल में आ जाए या फिर उनकी शादी को ख़त्म कर दे। ये एक डिपेंडेंट रिश्ते का टिपिकल केस है। एक इंडिपेंडेंट रिश्ते में खुलकर ईमानदारी से बातचीत होती है। दोनों पार्टनर एक दूसरे की इच्छाओं को एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं। वो एक दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट देते हैं। इसमें कोई दूसरे को दबाता नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ रहते हुए भी आज़ाद होते हैं। हो सकता है कि किसी पर डिपेंडेंट होना आपको सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करवाए। आपको शायद डिसीजन ना लेना या जिम्मेदारी ना लेना पसंद हो,
पर ये आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर देता है। ये आपको बिना खुशी के एक बेजान सी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। इसलिए अपने जीवन साथी से बात करें। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए वैसे ही उसके बारे में बात करके उसे सॉल्व करें। याद रखें कि आप दोनों पार्टनर्स हैं, आपको मिलकर मुश्किलों का सामना कर उनसे बाहर निकलना है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।